बच्चों, हम लोगों का काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था और काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो वीडियो लेक्चर आपको भेजे गए हैं उन्हें अच्छी तरह से डिसिप्लिन्ड वे में बैठ करके, बहुत सावधानी से बैठ करके उसका एक एक वर्ड लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा है तो दोबारा समझ लीजिए। मतलब ये बहुत लापरवाही हो जाएगी अगर आपने उसको छोड़ा तो। चलिए, अब हम आते हैं जो आपका फॉर्मूला चार्ट है, इसको देखिए। आप सब बच्चे फॉर्मूला चार्ट ओपन करें और फॉर्मूला चार्ट ओपन करके देखें। तो जो पेज नंबर 1 है, इसमें आपको मोशन, रेफरेंस फ्रेम, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया था, वेलोसिटी पढ़ा दी थी, एक्सीलरेशन पढ़ा दिया था, इनके यूजेज पढ़ा दिए थे। और जो है ना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये सब सिखा दिया था आपको, राइट। इसके अलावा डू योर सेल्फ के, देखिए पेज नंबर 1 पर डू योर सेल्फ के काफी सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमने पूरे पूरे करवा दिए थे, है ना। 1 से लेके 10 तक हमने पूरे पूरे करवा दिए थे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है फिर भी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हमने पेज नंबर 2 पर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन करवा दिया था, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर करवा दिया था, ग्राफ्स ऑफ मोशन भी करवा दिए थे, और इसके बाद रिलेटिव मोशन और रिलेटिव इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बता दिया था। इसके अलावा पेज नंबर 2 पर डू योर सेल्फ के जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक करवा दिया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या है। देखो, फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए, आपके पास में है फॉर्मूला चार्ट। अ बॉल इज थ्रोन अप विथ अ वेलोसिटी u. A ball is thrown up with a velocity u from a balloon descending with velocity v. The ball will pass by the balloon after time t. Very good. देखो क्या है बेटा, एक बैलून है। बैलून जो है ना, इस तरह से होता है कि एक बैलून होता है, उससे फिर क्या है, कुछ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहता है। प्लेटफॉर्म पर जो है कुछ 4-5 लोग होते हैं। हॉट एयर बैलून होता है, बड़ा बैलून होता है, ये तैरता रहता है ऊपर, लोग बाग घूम करके आते हैं, है ना। हाँ, तो ये एक तरीके से एडवेंचर टाइप होता है, घूम करके आते हैं और मजे लेते हैं काफी। यहाँ से ये जो है ना, प्लेटफॉर्म में से किसी ने एक बॉल को फेंका है, बॉल ऊपर गई है और ऊपर जाके वापस लौटेगी। ये कह रहे हैं कि इससे बैलून से कब मुलाकात वापस होगी। यानी बॉल को फेंका, और बॉल को जब फेंका तो ऊपर से जाकर के बॉल वापस नीचे आएगी, कब ये बैलून से वापस मिलेगी। तो देखिए क्या क्या गिवन है वो बात करते हैं अपन, है ना। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल चेक करिए। बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है। वेलोसिटी ऑफ बॉल है प्लस यू, प्लस यू। चलिए, वेलोसिटी ऑफ बैलून, बैलून ये है बेटा माइनस वी। बैलून इज डिसेंडिंग डाउन, आप देखिए। तो मैं अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून। कैपिटल बी का मतलब बैलून, स्मॉल बी का मतलब बॉल। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, तो ये आएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। आप चेक करो, तो दिस विल बी यू। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून इज, वेलोसिटी ऑफ बैलून है प्लस यू, माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बॉल है प्लस यू, वेलोसिटी ऑफ बॉल है प्लस यू, वेलोसिटी ऑफ बैलून है माइनस वी। तो ये आ जाएगा आपका u प्लस वी, करेक्ट। चलिए, अब देखो आप, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल आएगा माइनस जी, क्योंकि बॉल पर ग्रेविटेशन के इफेक्ट है पूरा का पूरा। बॉल को फेंक दिया गया, इसका मतलब नाउ बॉल इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एक्सीलरेशन ऑफ बैलून, एक्सीलरेशन ऑफ बैलून है जीरो, क्योंकि बैलून का इन्होंने वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है v, तो उसका एक्सीलरेशन जीरो है। अब देखो, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून कितना आएगा। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ये है माइनस जी और ये है जीरो, यानी माइनस जी आएगा। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, रिलेटिव, रिलेटिव, है ना। क्योंकि दो बॉडीज की मोशन हो रही है तो हम रिलेटिव ही काम में लेंगे।
जब जब ऐसा हो, दो बॉडीज की मोशन हो आपस में, तो आप रिलेटिव काम में लिया करो, उससे सवाल बहुत सटीक और आसानी से हो जाएगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, इट इज इक्वल टू displacement of ball with respect to balloon, it is equal to velocity of ball with respect to balloon into t plus half acceleration of ball with respect to balloon into t square। चेक करें, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। इसको आप जीरो करिए। क्यों जीरो करें? क्योंकि वापस मुलाकात होनी है। क्या कहा इन्होंने कि बॉल विल पास बाय द बैलून आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब बॉल पहले कहां थी इनिशियली बॉल और बैलून दोनों एक जगह थे, फाइनली बॉल और बैलून दोनों एक जगह होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। u प्लस वी इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू ट्वाइस u प्लस वी अपॉन जी। ये आपका आ गया, राइट? इस तरह से ये हो गया। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 7 था। हमने क्या किया इस क्वेश्चन नंबर 7 में? कुछ नहीं किया, बॉल और बैलून को रिलेटिव मेजरमेंट किया। सबसे पहले निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, फिर निकाला रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू बैलून। वो जीरो है। क्यों? क्योंकि जो बॉल थी वो इनिशियली बैलून के पास थी, फाइनली भी बैलून के पास है, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन बैलून के पास, फाइनल पोजीशन बैलून के पास, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो। ये आपका वेलोसिटी था और ये आपका ये था, तो हमने टाइम निकाल दिया। आप चेक करिए, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस, व्हाट इज पोजीशन एक्स व्हेन एक्सीलरेशन इज दिस। अच्छा, तो देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारे को जो है ना वो निकालनी है, क्या? वेलोसिटी निकालनी है, नहीं सॉरी, वेलोसिटी दे रखी है और हमें वो पोजीशन निकालनी है जब एक्सीलरेशन ऐसा हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बेटा, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना आएगा? एक्सीलरेशन आएगा v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो बेटा, आपका एक्सीलरेशन बराबर आ गया है, v को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अब देखो आप इसका डिफरेंशिएट करना, जरा डिफरेंशिएट करो डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, और ये कह रहे हैं कि ये बराबर 30 है, यानी x की ऐसी वैल्यू ढूंढो कि ये बराबर 30 आ जाए। ढूंढो जरा, यहीं से ढूंढ लो, हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, x की यही वैल्यू, ऐसी वैल्यू ढूंढो कि 30 आ जाए। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम x की ऐसी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं कि ये 30 आ जाए, तो देखो अगर मैं x बराबर यहाँ 2 रखूं, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 प्लस 2 कितना? 6। अगर मैं ऐसा 2 रख दूं अगर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 30 होता है ये। वाह, बहुत ही जोरदार बात है। x बराबर 2 आंसर आएगा गारंटी से, x बराबर 2 आएगा। अच्छा, x बराबर 1 रखो, तो रख के देखना जरा, x बराबर 1, 1 1 2 नहीं आएगा जी। x बराबर -2 रख के देखना, -2, तो भी नहीं आएगा। तो अब आप यहाँ पे जो है ना x की वैल्यू 1 रख सकते हो वैसे चाहो तो, जैसे आप यहाँ पे है ना इसको, नहीं अब वो 30 है तो आपको 30 लाना पड़ेगा वहां पे, कैसे भी करके। x बराबर 2 ही आएगा बेटा, x बराबर 2 मीटर ही आंसर आएगा, इसके अलावा बनना ही नहीं है। 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू बनेगी नहीं, बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं, लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बोट आफ्टर इंजन इज कट ऑफ। वाह, ये है, if v naught is the magnitude of the velocity at the point of cutoff, then find out the velocity after time t। गुड, देखो बेटा, a बराबर आपको गिवन है माइनस के वी रेज टू पावर 4, करेक्ट? तो a को हम लिख देंगे dv अपॉन dt, चेक करना, dv अपॉन dt लिख देते हैं, है ना? अब देखना, मैं इसको लिख रहा हूं, रीराइट कर रहा हूं मैं इसको, dv अपॉन v रेज टू पावर 4, इट इज इक्वल टू माइनस के dt। सवाल ये उठता है कि साहब इस v रेस्ट पावर 4 को आप इधर क्यों लेकर के आए, क्या कारण था लाने का? बेटे देखो बात ये है, वेलोसिटी का फंक्शन है तो वेलोसिटी के साथ रखो,
वेलोसिटी के फंक्शन को आप टाइम के साथ मत रखो, नहीं तो आप कभी उसका कुछ कर नहीं पाओगे, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो तभी होगा जब आप उसको वेलोसिटी को साथ में रखोगे। अब देखिए आपके पास में ये चीज आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखना dv अपॉन v रेज टू पावर 4 इट इज इक्वल टू माइनस के dt है बेटा। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं और इसका भी इंटीग्रेशन कर रहा हूं। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहा हूं v नॉट से लेके v तक, और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहा हूं 0 से लेके t तक। जीरो t इक्वल टू 0 पर उन्होंने इंजन को कट ऑफ किया है। जब ये इंजन कट ऑफ हुआ है, तो इंजन कट ऑफ हुआ है तो एक बात हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी t टाइम पर, है ना, तो वो हम निकाल दे रहे हैं। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप देखना जरा मेरा सॉल्यूशन यहां पर मैं कर रहा हूं आगे। बेटा ये इंटीग्रेशन है और v रेज टू पावर माइनस 4 dv है, और ये है v नॉट से लेकर v तक। आप इंटीग्रेशन करिए बाकायदा नियम से, जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो लगाइए, इंटीग्रेशन के जो नियम है वो अप्लाई करिए करिए। देखिए मैं इंटीग्रेशन के नियम अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर आराम से। देखो इट इज इक्वल टू v रेज टू पावर माइनस 4 है बेटा, तो मैं लिखूंगा v रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का लॉ है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन में पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो वही लगाया है, वही लगाया है। और लिमिट आपकी है v नॉट और v, और ये आ जाएगा इधर की तरफ माइनस के dt की, तो इंटीग्रेशन t होगा, है ना, तो dt का इंटीग्रेशन तो आप t लिख दो डायरेक्ट, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब आप देखेंगे इसको, तो ये माइनस 3 है, 4 माइनस 1 तो 3 होता है बेटा, माइनस 3, तो माइनस 3 को उधर ले जाओ आप, उधर लेके जाइए माइनस 3 को, है ना। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं आगे v रेज टू पावर माइनस 3, v नॉट से लेकर v तक का रिजल्ट, और ये वाला माइनस 3 में उधर ले गया तो वो हो जाएगा 3kT, 3kT इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, 3kT हो गया, करेक्ट। अब देखो आप आगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। v नॉट आपकी इनिशियल वैल्यू है, v आपका फाइनल वैल्यू है, तो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगा। आप लिमिट लगाइए, तो मैं कहूंगा 1 अपॉन v क्यूब माइनस 1 अपॉन v नॉट क्यूब इट इज इक्वल टू थ्राइस kT, थ्राइस kT। आप उधर ले जाइए इसको, तो ये आएगा 1 अपॉन v क्यूब इट इज इक्वल टू v नॉट क्यूब प्लस थ्राइस kT। चेक करो, तो जब आप इसको v नॉट क्यूब रखेंगे यहाँ पे, तो आएगा 1 प्लस 3k v नॉट क्यूब इंटू टी। चेक करो चेक करो चेक करो, ये v नॉट क्यूब आएगा ना यहाँ पर। अब देखिए आपको चाहिए क्या, v क्यूब चाहिए आपको, है ना, तो अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं यहां से v क्यूब इक्वल टू v नॉट क्यूब, v नॉट क्यूब, है ना, v क्यूब इक्वल टू v नॉट क्यूब 1 प्लस 3k v नॉट क्यूब इंटू टी, है ना, बस यही आएगा आपका, इसकी इनवर्स आएगा, ये इनवर्स आएगा। चेक करना जरा ऐसा है क्या। अच्छा एक मिनट, ये v क्यूब आया है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये v क्यूब आया है, हमें v चाहिए, तो v चाहिए तो क्यूब रूट लो भाई, v क्यूब है, आपको v चाहिए तो क्यूब रूट लो, तो ये v नॉट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3k v नॉट क्यूब इंटू टी की पावर माइनस 1/3। आप देखो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को चेक करिए, तो दिस इज योर आंसर, है ना। आंसर देखिए यही दे रखा है शायद, v नॉट 1 प्लस 3 दिस, यस यही दे रखा है। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, शुरू से अच्छी तरह से देखो इसको, क्या है सवाल आपका। ये क्वेश्चन गिवन है, a इक्वल टू ये चीज थी, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है, मैंने v को v के नीचे लेकर के आया और kt को उधर ले गया, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, v नॉट से लेकर के v तक, अपने पास में ये आ गया माइनस k dt, ये आ गया। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये हमने इसको चुपचाप लिख दिया ऐसे। अब इंटीग्रेशन करने में हमने इंटीग्रेशन का लॉ काम में लिया, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आपके पास में ये चीज आ गई। अब देखो ये जो हुआ है ना कैलकुलेशन, जो भी इसको आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपके समझ में आएगा। जब उधर गया तो ये वहां आ गया, और आप देखेंगे उसके बाद में
ये इस तरह से हो गया, और ये v क्यूब बराबर अपने पास में ये आ गया, फिर हमने क्यूब रूट ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। 10 में ये कह रहे हैं, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग डाउन ऑन अ लेवल रोड विथ स्पीड v, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट p व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड। अच्छा देखो, एक व्हील है, पहिया देखो बेटा, और जमीन देखो। सबसे पहले ग्राउंड देख लो, फिर यहाँ पर एक पहिया है बेटा, पहिया। अब ये पहिया जो है ना, यहाँ रोल डाउन कर रहा है ना, इसका मतलब ये घूम रहा है, तो पहिया लुढ़क रहा है। लुढ़केगा तो ये जो पी पॉइंट है थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, और जो क्यू पॉइंट है वो थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, है ना। ये सेंटर तो सेंटर ही है, सी रहेगा, सेंटर यहीं रहेगा बेटा, है ना, राइट। अब देखो, जब ये रोड है तो ये क्यू पॉइंट थोड़ी देर में ऊपर आएगा, पी पॉइंट यहाँ आएगा और क्यू पॉइंट थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये पहिया लुढ़कता हुआ हाल ऐसा हो जाएगा बेटा। अब देखिए आप, ये पी पॉइंट अब यहाँ आ गया, नीचे आ गया, और क्यू पॉइंट जो है वो वहां चला गया, राइट। ओके, जब पहिया लुढ़कता है तो ऐसे ही होता है, ऐसे लुढ़कता है। लेकिन हमारे को पी पॉइंट नीचे तक आता है, इसके लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए केवल P का। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। आधा चक्कर लग चुका है, आधा चक्कर लग चुका है। बेटे किसी भी सड़क पर जब कोई पहिया आधा चक्कर चलता है तो डिस्टेंस होती है पाई इंटू आर। देखो पूरा चक्कर चलता है तो डिस्टेंस होती है 2 पाई आर, है ना। ध्यान दो, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल की डिस्टेंस होती है 2 पाई आर। हाफ साइकिल की डिस्टेंस होती है कितनी, हाफ साइकिल की डिस्टेंस होती है पाई इंटू आर, ये पाई इंटू आर। ओके, और ये हाइट कितनी है, ये देखो ये 2r था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ, इनिशियल टू फाइनल को कनेक्ट करिए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट, मैं अलग कलर से बता देता हूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट, राइट। अब ये जो जमीन पर जो लेंथ है ये है पाई आर, और ये वाली जो हाइट है वो है 2 इंटू आर, डायमीटर 2 इंटू आर। आपका ये डिस्प्लेसमेंट आएगा पी से पी तक। ये सवाल शायद हो सकता है मैंने पहले भी बता दिया हो, है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और ये आएगा अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर, सॉरी 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। आप r स्क्वायर को बाहर निकाल लें, r को बाहर ले लें, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा शायद, देखो, हाँ जी, 4 प्लस पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर प्लस 4 एक ही बात है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, रेस्ट टू रेस्ट। अच्छा, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी रेस्ट से चला और रेस्ट पर ही आ जाता है वापस से। अल्फा इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट एंड बीटा इज द रिटार्डेशन टू कम टू रेस्ट। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वेरी गुड। देखिए क्या हुआ है, ऐसा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट होता है और लास्ट में रुक भी जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो देखो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी एंड टाइम, जो ये इन्होंने दे रखा है ना ऑब्जेक्ट, उसका हाल मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ ग्राफ के अंदर, ग्राफ कि स्टार्ट में पार्टिकल स्टार्ट होता है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है और फिर रिटार्डेशन आती है। तो देखो ये आपका चला पार्टिकल, फिर रुकना चालू हो गया, ये लो जी, टोटल टाइम टी है बेटा, टोटल टाइम टी है, एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन बीटा है, ये आपका टाइम है। इसे एक काम करते हैं, मैं इस टाइम का वैल्यू t1 रख देता हूं, इस टाइम का वैल्यू क्या रख देता हूं t1, इस टाइम का वैल्यू क्या रख देता हूं t2। ध्यान दो ध्यान दो, t1 और t2 दो टाइम है, t1 और दो टाइम। t1 टाइम वो है जब वो एक्सेलरेट होता है,
T2 टाइम वो है जब वो डिसेलरेट होता है, रुक रहा होता है। तो अब देखिए, ये मान लो आपका v है एंड दिस इज द मैक्सिमम, दिस v इज v मैक्सिमम, मतलब ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, राइट। यहां वेलोसिटी कितनी थी? 0। यहां वेलोसिटी कितनी है? 0। दोनों जगह वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया बॉडी। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, करेक्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां के लिए एक इक्वेशन लिख दूं, इस जगह के लिए हाईएस्ट वेलोसिटी है, तो मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू u प्लस at t1। t1 v कितना है? v मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो आ गया। u कितना था? 0 प्लस a कितना था? अल्फा। t1 आ गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा t1 बराबर v आ गया, अल्फा t1 बराबर v आ गया। तो t1 बराबर क्या आ गया? t1 बराबर आ गया v अपॉन अल्फा। चेक करो, t1 बराबर v अपॉन अल्फा आ गया जी हमारे पास। t1 बराबर आ गया है v अपॉन अल्फा, करेक्ट। चलिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो रुक रही है गाड़ी, रुक रही है, तो मैं लिखूंगा v फाइनल इट इज इक्वल टू v इनिशियल माइनस at। माइनस क्यों? रुक रही है वो। तो अब देखो, v फाइनल कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, माइनस बीटा इंटू t2। t2 तो आप देखो t2 कितना आ जाएगा? t2 आ जाएगा v अपॉन बीटा। कुल मिलाकर के हमारे पास एक्सीलरेशन का टाइम v अपॉन अल्फा आ गया, तो बीटा आ गया। लेकिन हमारे को इन्होंने टोटल टाइम t दे रखा है, तो इट इज गिवन, गिवन है हमारे को, क्या गिवन है? t1 प्लस t2 बराबर t दे रखा है, t1 प्लस t2 बराबर t दे रखा है। t1 को मैं लिख रहा हूं v अपॉन अल्फा, t2 को लिख रहा हूं v अपॉन बीटा बराबर t। जरा v को कॉमन लेना, v को कॉमन लेना, अल्फा बीटा एलसीएम, यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, इट इज इक्वल टू टी। आपके पास वेलोसिटी आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गया है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आपका वेलोसिटी आ गया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज v मैक्सिमम। व्हाट इज दिस? दिस इज v मैक्सिमम। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज v मैक्सिमम, क्योंकि हमने ये पॉइंट निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, राइट। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन है, सिंगल डायरेक्शनल मोशन है ना। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट इसका एरिया निकाल दो आप ग्राफ का। तो देखिए, डिस्टेंस एस बराबर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, आपको पढ़ाया था, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का एरिया निकालो जी। तो देखिए, ये अब ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, मैं इस पूरे एरिया को निकालूंगा, दिस एंटायर इज ट्राइंगल। तो बेटा ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया होता है, फॉर्मूला। अब हाफ बेस कितना होता है? बेस होता है टी, बेस होता है टी, t1 प्लस t2 को हमने टी लिखा, तो ये टी है। हाइट कितनी है? हाइट है v, तो आप v की वैल्यू लिख दो जरा, हाफ टी, v की वैल्यू लिखो, v की वैल्यू है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आपका आ गया। तो s बराबर कितना आ जाएगा? s बराबर आ जाएगा 1/2 अल्फा बीटा अपॉन इंटू टी स्क्वायर। चेक करना जरा, ये आपके पास में टाइम वो आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गई पूरी, कंप्लीट डिस्टेंस आ गया, करेक्ट। चलिए, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो, जैसा जैसा सवाल ने कहा ना वैसा वैसा किया। सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट होता है, थोड़ी देर तक एक्सेलरेट होता है, फिर बाद में रिटार्ड होता है, डिसेलरेट होता है। तो चलो जी, एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, बाद में वेलोसिटी घट गई। तो मान लो t1 टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ी, t2 टाइम के लिए घट गई, तो इसका अल्फा माना, इसको अल्फा, इसको बीटा माना। जब इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया, v इक्वल टू यू प्लस ए t1 सबसे पहले, तो ये u0 अल्फा t1 और अल्फा t1 आपके पास में ये आ गया, ये आपके एक्सेलरेशन का टाइम आ गया। अब रिटार्डेशन का टाइम, रिटार्डेशन में क्या होता है कि फाइनली 0 होता है, इनिशियली आपकी तेज होती है बॉडी, तो ये आपके t2 आ गया। t1 और t2 दोनों आपके पास आ चुके हैं, तो टोटल टाइम आपको गिवन है t1 प्लस t2 बराबर t, तो v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा बराबर t, आपके पास में t आ गया, v आपके पास आ गया, करेक्ट। और फिर आपने क्या किया? एरिया निकाल दिया वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। चलिए 12 देखो,
A stone is thrown up vertically with a speed of 19.6 meter per second. Comes back on the ground in 4 seconds. Draw xt, vt and at graph. Very good. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो। क्या है कि a stone is thrown up vertically with speed 19.6 meter per second and comes back on the ground in 4 seconds. 4 सेकंड में वापस नीचे आ जाता है। तो आपको एक्सटी ग्राफ बताना है, वीटी ग्राफ बताना है और एटी ग्राफ बताना है। देखिए मैं बता देता हूं सारे ग्राफ। सबसे पहले एक्सटी ग्राफ मैं बताना चाह रहा हूं। ये एक्स है और ये टी है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स लिखो, इन्होंने उसको ऊपर फेंका है प्लस 19.6 इंटू टी से प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर ये होगा कि इनिशियली जो है ना ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, 19.6 इंटू टी आएगा ना बेटा, शुरू में ये ज्यादा आएगा, बाद में ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर बाद में बढ़ेगा बहुत तेजी से, तो फिर घटने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन तो होना ही नहीं है। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पावर सिंगल होती है, हमेशा ही ध्यान रखिए। स्ट्रेट लाइन में पावर कितनी होती है? सिंगल। एक्स पर सिंगल पावर, टाइम पर भी सिंगल पावर, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन ये है कि पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे जरूर आएगा। तो ये इस तरह से होगा कि ये यहां से इस तरह जाकर के फिर इस तरह नीचे आ जाएगा। ये इस तरह का ग्राफ होगा और ऐसे ही जाकर के वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ स्लोप जीरो हो रही है। शुरू में आपकी स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप बातें सुनो। शुरू में आपकी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। स्लोप गिर रही है यानी वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। स्लोप गिर रही है यानी वेलोसिटी घट रही है। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, स्लोप गिर रही है। यहाँ स्लोप जीरो है, जीरो स्लोप है यानी यहाँ पार्टिकल रुका है बिल्कुल। जब ऊपर जाता है सबसे ऊपर जाके पार्टिकल रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है। तो अब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, बिल्कुल डायरेक्शन बदल गई है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है और लास्ट में यहाँ वेलोसिटी वापस उतनी ही हो जाएगी जिससे गया था और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जमीन से गया था और जमीन पर वापस आ जाएगा, जमीन से गया था जमीन पर वापस आ जाएगा। तो ये काम हो गया। अगला देखो आप, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, होता है ना। अब देखना v को, इन्होंने u को बताया प्लस 19.6 प्लस a की जगह माइनस g इंटू टी है। अब आप सोचिए जरा v इक्वल टू कितना होगा? 19.6 तो आपका था ही, माइनस जी टी, यानी कि अब आपका ये जो है वेलोसिटी घटेगी। माइनस जी टी कह रहा है यानी वेलोसिटी घटेगी। घटते घटते वेलोसिटी क्या होगा? एक बार जीरो होगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो क्या होने जा रहा है, इस तरह का सीन है ये। शुरू में t इक्वल टू जीरो पर पुट करिए आप, t इक्वल टू जीरो, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट करो। t इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना तो आपके पास में वेलोसिटी की वैल्यू 19.6 आएगी, यानी ये वेलोसिटी थी पॉजिटिव। फिर क्या हुआ कि ऊपर जा रहा था पार्टिकल, ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी। स्ट्रेट लाइन लिखा है मैंने, यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर टाइम के ऊपर भी पावर वन है, दोनों पर पावर वन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जब दोनों क्वांटिटीज पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पावर वन होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो ये ऐसा जाएगा इस तरह से, राइट। ये यहाँ पे नेगेटिव होगी वेलोसिटी। कैसे? आपके सबसे ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आपने ग्राउंड से बॉडी को फेंका तो सबसे पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी जब आपने फेंका, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होने के बाद जब वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। समझ गए? तो ये बात हो गया। एक्सीलरेशन तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में ए की वैल्यू जी के बराबर होती है हमेशा। तो एक्सीलरेशन और टाइम में ग्राफ जब खींचेंगे तो ये हमेशा माइनस जी के बराबर आएगा। एक्सीलरेशन तो माइनस जी के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, यानी नो चांस ऑफ एनीथिंग एल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 13 हो गया, नहीं सॉरी 12 हो गया। 13 देखिए अब आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 देखिए आप। प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है बेटा,
ओके, कैलकुलेट द एवरेज एक्सीलरेशन फॉर दिस टू दिस। अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए कहां से कहां तक? 0 से लेके 20 सेकंड तक और फिर 0 से लेके 30 सेकंड तक। वेरी गुड। तो हम निकाल रहे हैं जी एवरेज एक्सीलरेशन। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, एवरेज वेलोसिटी होता था, एवरेज वेलोसिटी होता था क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी होता था। मैं आपको एवरेज एक्सीलरेशन बता रहा हूं। एवरेज एक्सीलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एवरेज एक्सीलरेशन होता है। इन दोनों के फॉर्मूले आपको हमने पहले ही बता दिए थे, है ना? तो एवरेज एक्सीलरेशन ये होता है। अब आपका ग्राफ नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें इन्होंने एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, है ना? तो देखिए, we need average acceleration, we need average acceleration for t equal to 0 to t equal to 20 सेकंड, है ना? ये पहला आपका सवाल ये है। बाद में t equal to 0 से 30 तक है पूरा, तो पहले तो आप 0 से 20 तक ले लो पूरा, राइट? तो देखिए, आपका जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो आप। ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो ये 0 से 10 तक है ये, और फिर ये 20 तक है। 30 तक हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे नहीं। ये आपको ऊपर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 40, यहाँ की वैल्यू 40 दे रखी है, राइट? ये एक्सीलरेशन है बेटा। तो आप ऐसा करो, डेल्टा वी चाहिए आपको, है ना? हमारा एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट? तो मैं अब डेल्टा वी निकालने जा रहा हूं। डेल्टा वी इज व्हाट? मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा वी इज एरिया अंडर 80 ग्राफ, आपको पढ़ाया था। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अब आप इस ग्राफ का एरिया निकाल लो। तो देखो, एक तो ट्रायंगल है ये, एक तो ट्रायंगल है, ये एरिया निकालोगे तो, है ना? ये वाला एरिया निकालोगे तो ट्रायंगल है, और ये वाला एरिया उसका रेक्टेंगल है। तो आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया निकालो। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। हाफ बेस 10 है, हाइट 40 है, फिर प्लस रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 10 से 20 तक लेंथ, मतलब ब्रेड्थ 10 है और लेंथ आपकी 40 है। तो जरा चेक करना कितना हुआ। आप चेक करिए इसको। तो ये आएगा 220, तो ये 200 और ये 400, मेरे को लग रहा है 600 आ गया। ये 600 बेटा डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वी 600 आ गया। और जब डेल्टा वी 600 आ गया है, तो अब आपका जो है ना एवरेज एक्सीलरेशन कितना आएगा? एवरेज एक्सीलरेशन आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कितना आएगा? डेल्टा वी है 600, डेल्टा टी कितना है? टाइम, टाइम है 20 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड, तो ये 30 आ गया आंसर। ये 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन, करेक्ट? चलिए, इसके बाद अगला वाला टुकड़ा देखो। इसी क्वेश्चन के अंदर एक टुकड़ा और है। इसमें ये क्या कर रहे हैं? 30 तक ले जा रहे हैं इसको, 30 तक ले जा रहे हैं इसको, है ना? हाँ, अब देखो 30 तक ले जा रहे हैं, तो मैं फिर इसका एवरेज एक्सीलरेशन निकालूंगा। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए मैं वही करूंगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फिर मैं डेल्टा वी निकालूंगा। अब डेल्टा वी अब की बार मैं पूरे ग्राफ का निकालूंगा, कहां से कहां तक? शुरू से लेके लास्ट तक। अब देखो, इसका डेल्टा वी निकालने का हमारे पास एक तरीका और है। एक तो ये है कि आपके पास ये 80 तक, तो यहाँ तक तो निकला हुआ है, इसको ऐड और कर दो, बस चुपचाप ऐड कर दो इसको, है ना? तो कर दो, देखो एक बार जरा। आपका ये 600 तक आया हुआ था ना यहाँ तक, तो देखो ये 600 निकला हुआ था आपका एरिया। तो 600 तो पहले का ही था, इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो। हाफ कितना है ये? टाइम बताना जरा। टाइम 30 तक है साहब, तो इसका मतलब 20 to 30 10 है टाइम। 20 to 30 10 है ना बेस इस ट्रायंगल का, और हाइट कितना है? 40। तो मेरे को लग रहा है ये 800 आ गया। देखो ये आप भी गए, आपका आंसर भी आ गया। अब आप ए एवरेज ले लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। 800, पूरा टाइम कितना है जी? पूरा टाइम आपका 30 सेकंड है, 0 से लेके, क्योंकि पूरा एवरेज निकालना है तो 30 सेकंड है। 30 सेकंड है, तो ये 80/3 आ जाएगा। देखना आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं।
आप चाहते तो ये ट्रेपेजियम में इसका एरिया निकाल सकते थे, क्या सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस निकाल लो, वही आएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। कौन सा आ गया? 13, राइट। अब 13 के बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, two trains of length 100, 10 and 100 meter running on parallel tracks in the same direction। अच्छा, ओके, ओहो, भाई बात यह है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 100 मीटर लंबी है, ओवरटेक करनी है, ओवरटेक करनी है, और एक की स्पीड 40 है, दूसरे की स्पीड 50 है, कितनी देर लगेगी? वाह वाह, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये सवाल। सोचो, सोचो जरा, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी मीटर लंबी है साहब? 120 मीटर लंबी। ये स्लो है, ये स्लो चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है, ये 40 की स्पीड से चल रही है बेटा। इसके पीछे से एक ट्रेन आती है 100 मीटर लंबी, जो कि इससे छोटी है, लेकिन इसकी स्पीड 50 है। दोनों एक ही ट्रेन में एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन, यानी इसकी स्पीड भी 40 इधर की तरफ है, इसकी स्पीड भी 50 इधर की तरफ। अब देखो सुनो, ये जो है ना पहले वाली ट्रेन, इसका गार्ड यहाँ बैठा है, इसका इंजन यहाँ है, तो गार्ड और ड्राइवर दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? हेलो करते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका इंजन है। अच्छा, थोड़ी देर में क्या होगा कि ये तेज चल रही है ट्रेन, 50 की स्पीड चल रही है, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, करेक्ट। थोड़ी देर में, क्योंकि ये ट्रेन फास्ट है, तो थोड़ी देर में इसका ड्राइवर भी हेलो करेगा, सोचो आप, करेगा ना? हाँ। और फिर लास्ट में जो है ना, इसका गार्ड और उसका ड्राइवर भी हेलो करेगा। सोचो आप, सोचो, ये ट्रेन चल रही है, चल तो ये भी रही है, चल तो ये भी रही है, अभी ये दोनों हेलो करेंगे आपस में, हेलो। फिर ये गार्ड आ जाएगा, ये गार्ड उसके गार्ड से हेलो करेगा, आगे निकल जाएगा। फिर इसका जो इंजन है, इसका ड्राइवर हेलो कर चुका, अब वो गार्ड आकर के हेलो करेगा। अब आप देखो, आप ये बताइए, दोनों इंजिन का आपस में क्रॉसिंग कब चालू हुआ? आपस में क्रॉसिंग स्टार्ट यहां से हुआ, तो स्टार्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट ये क्रॉसिंग का स्टार्ट पॉइंट है ना। अच्छा, एंड पॉइंट क्या होगा क्रॉसिंग का? क्रॉसिंग का एंड पॉइंट ये होगा कि आपकी जो वो है ना 100 वाली ट्रेन, वो यहाँ आ जाएगी, 100 वाली ट्रेन यहाँ आ जाएगी, तब आपका क्रॉसिंग का एंड पॉइंट होगा, क्रॉसिंग का एंड, यानी क्रॉसिंग का स्टार्ट यहां से हुआ और एंड वहां होगा, एंड वहां, यानी टोटल डिस्टेंस 120, 120 प्लस 100, ये टोटल रिलेटिव डिस्टेंस आ गई, है ना। अब देखिए, मैं आपका इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। नेट रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नेट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पार करनी है ना, तो 120 मीटर तो एक चलेगी, 100 मीटर एक चलेगी, तब जाकर के दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, यानी 220 मीटर का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। चलो, अब वी रिलेटिव देखो, वी रिलेटिव ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना, किसी का भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि आपको रिलेटिव निकालना है। तो एक 50 वाला और एक 40 वाला, ये 10 किलोमीटर पर आवर आया। 10 किलोमीटर पर आवर आने का मतलब क्या होता है जी? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000, आर का मतलब 3600 सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, एक घंटे में क्या होता है? 3600 सेकंड होता है। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो आपके पास में ये 100 बटे 36 आ गया। 100 बटे 36 का मतलब कितना आ जाएगा जी? 25/9 आएगा क्या? 25/9 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी आई है, रिलेटिव वेलोसिटी आई है, 25/9 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी आई है, करेक्ट। चलिए, अब देखो आपका टाइम कितना आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है आपकी 220 टोटल रिलेटिव डिस्टेंस, और जो आपकी स्पीड है रिलेटिव, वो 25/9 है। चलो कैलकुलेट करो जरा इसको,
इसको कैलकुलेट करो। तो मेरे को लग रहा है कि आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको 5 से काटो एक बार, देखो ये 5 है और इसको 5 से काटो, तो मेरे को लग रहा है ये 44 हो जाएगा, है ना। हाँ चलो, 44 इंटू 9/5। जब आप 44 को इससे काटेंगे ना, तो देखो अब ये 5 से जब इसको कट करेंगे 44 को, तो ये 8.8 आएगा शायद, 8.8 इंटू 9 आ जाएगा, है ना। 8.8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 जा 72, 72, हाँ, तो ये 79.2 सेकंड आ जाएगा बिल्कुल। इतनी देर के अंदर ये ट्रेन कवर करेगी। देखो कितना अच्छा सवाल था, है ना। इस सवाल को एक बार पढ़िए और बात को सीधा सीधा समझिए एकदम, कि भाई ट्रेन आई और एक ट्रेन बड़ी थी और एक ट्रेन छोटी थी, है ना। बड़ी वाली ट्रेन जो है आगे थी, बड़ी छोटी वाली ट्रेन पीछे थी। तो बड़ी वाली ट्रेन स्लो थी और छोटी वाली ट्रेन फास्ट थी। जो फास्ट थी वो आगे निकलेगी, तो 120 मीटर और 100 मीटर की लंबाई थी, तो भैया पार करेगी तो दोनों लंबाइयां पार होनी चाहिए ना, 120 भी पार होनी चाहिए, 100 भी पार होनी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस 220 होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा है 220, इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके डिस्टेंस के बाद ही वो पार होगी। दूसरा, फास्ट वाली ही पार करेगी, स्लो वाली तो पार कर नहीं सकती। जब फास्ट वाली पार करेगी तो फास्ट माइनस स्लो, आपकी 10 की स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड निकालिए, रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड दोनों रिलेटिव निकालिए, ये आपका इतना आ गया, है ना। तो आपके पास ये 25/9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास, ये देखो 10 आया ना, 10 किलोमीटर को हमने उसमें कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। ध्यान दीजिए, 10 किलोमीटर पर आवर था, 10 किलोमीटर, किलोमीटर को 1000 लिखा, आर को 3600 सेकंड लिखा, तो फिर हमारे पास 100/36 सेकंड यानी इतना मीटर पर सेकंड आया। जब हमने इसमें डिवाइड किया डिस्टेंस अपॉन टाइम, 220 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी या जो भी है वो 25/9, तो आपके पास में ये आ गया, ये आपके पास 79.2 सेकंड के अंदर आपकी क्रॉस हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर travels at a speed of 57 किलोमीटर पर आवर, a man is walking at 3 किलोमीटर पर आवर in opposite direction, in what time train will pass the man? ओके देखो जी, सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15। ओहो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। पता नहीं कौन है, अरे चलो जी, देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ट्रेन लेंथ ऑफ 120 मीटर 120 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो देखो एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी ट्रेन है बेटा, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। तो जरा एक बार ऐसा करता हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन कर ही देता हूँ। 57 किलोमीटर पर आवर है साहब, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। 57, अच्छा एक काम करो ना, क्यों कर रहे हो इसकी कैलकुलेशन, आदमी की भी तो चेक कर लो ना, हाथों हाथ आदमी भी तो है यहाँ पे, रहने दो इसको, मत करो कैलकुलेशन। 57 किलोमीटर पर आवर रहने दो चुपचाप, बाद में करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो एक आदमी है, वो आदमी पहले यहाँ खड़ा था, आदमी पहले यहाँ खड़ा था, अभी आदमी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन उधर जा रही है, ट्रेन उधर जा रही है, तो आदमी जा रहा है इधर, कितनी स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो ट्रेन की लंबाई तो 120 मीटर, आदमी की बेचारे की क्या लंबाई, आदमी तो पार्टिकल मान लो ट्रेन के कंपैरिजन में, यार ट्रेन तो बहुत मोटी लंबी चौड़ी होती है, आदमी की क्या, आप समझो, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है ट्रेन के आगे, तो आदमी को तो आप जीरो ही मान लो, और चलो कि आपके ये आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों की, ये जुड़ेंगे, 57 + 3 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आएगा बेटा। 60 किलोमीटर पर आवर जो है
आदमी की और ट्रेन की दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है। ट्रेन जा रही है उधर, आदमी आ रहा है इधर, तो ट्रेन की वेलोसिटी है +57, उसकी वेलोसिटी है -3, +57 -3। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी बताओ। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 57, आदमी की वेलोसिटी है -3, तो ये देखो आपकी 60 आ गई। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो 57 -3 60 आ गया। अब 60 किलोमीटर पर आवर को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 60 किलोमीटर यानी पर आवर यानी 3600। चेक करो अब जरा, 0 0 हटाइए और आपके ये 6 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, तो ये 100/6 यानी 50/3 मीटर आ गया, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। बता 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट। अब देखो टाइम, देखो कितना टाइम लगेगा। टाइम मैं बता रहा हूँ। टाइम 120 मीटर की लंबाई है और रिलेटिव वेलोसिटी है 50/3, तो मेरे को लग रहा है ये 3 ऊपर चला जाएगा। करो, 3 ऊपर चला जाएगा ना। हाँ, तो ये 120 इंटू 3 कितना होता है, 120 इंटू 3 360 होता है, 360/50, 7.2 सेकंड आएगा। चेक करो 7.2 सेकंड आ गया, राइट। ये 15th क्वेश्चन आ गया, राइट। तो ये 15 क्वेश्चन आ गया। अब 16 एंड 17 ये दोनों क्वेश्चन 16 17 18 19 है ना, ये चारों क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मतलब अगली बार। आप लोगों से मेरा कहना ये है कि डीपीपी 1 कंप्लीट करो, डीपीपी 1 कंप्लीट करिए आप, ठीक है। और अभी तक के सारे लेक्चर कंप्लीट करो, डीपीपी 1 कंप्लीट करो, है ना। आज मैंने आपके 15 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं, राइट। 16 17 18 19 ये चारों क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप, लेकिन आप डीपीपी 1 कंप्लीट कर दीजिए, ओके। और सबके नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, जूम सेशन के भी नोट्स अच्छी तरह बनाया करो, ठीक है। नमस्ते।